ला 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 ला। हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल है जी सभी के? एकदम मस्त, बिंदास, ललन टॉप, झकास। राधे राधे सभी को, जय माँ काली। क्या हाल चाल सभी के? आज एनडी एक्सप्रेस की क्लास अभी ख़त्म की है जी। 7 से 8:30 बजे मेरी क्लास है वो, उसके बाद आप लोगों की क्लास है। नए बालक हैं, आपको तो मुझे पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया तो आपको पता ही है मेरे बारे में। उन्हें थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी पड़ती है। है ना? नए नए बालक हैं, फिर उनको आइडिया हो जाएगा। तो क्या आप लोग मेरे साथ पल्स खाना चाहेंगी? पल्स वालों से मैं लूँगा पैसे, क्योंकि उनकी मसूरी जो कर रहा हूँ। चलो, कौन कंपनी है रे ये? पास पास, पल्स खाएं और रहें पास पास। सर सिलेबस कब ख़त्म होगा? बेटे कैलकुलस तो हो गया है, बस अब मेन मेन तो सारे चैप्टर हो गए, अब थोड़े थोड़े रहते हैं, ख़त्म हो जाएगा। कल भी बताया था मैंने। हाँ, जय हिंद सभी बच्चों को, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। निहार यादव रिपोर्टिंग सर, ओके। स्नेहा थैंक यू सो मच बच्चे। है नहीं? चलो, आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है चैप्टर बच्चे सेट थ्योरी। ठीक है जी। आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा सेट थ्योरी। सबसे पहले इस चैप्टर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर इसकी ज्योग्राफी सही कर देंगे। मतलब अगर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर हम PYQ के हिसाब से देखें पिछले 10-15 साल के, अगर हम इसका इतिहास जाने तो सेट थ्योरी में ऐसा भी हुआ है एग्जाम में कि एक भी क्वेश्चन ना आया हो। कुछ ऐसे पेपर भी हुए हैं कि एक भी क्वेश्चन ना आया हो। कुछ ऐसे पेपर भी हुए हैं जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन सेट थ्योरी चैप्टर में से बने हैं। ठीक है ना? अगर मैं पिछले 2-3 सालों की बात करूं तो एवरेज 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये ऐसा चैप्टर है जो मतलब इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, जिसको आप आसानी से, इसके चाहे 2 क्वेश्चन आए, चाहे 3 क्वेश्चन आए, चाहे 4 क्वेश्चन आए, हम अपने दिमाग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं रखेंगे। ठीक है ना? तो हमें तैयारी नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से नहीं करनी, हमें तैयारी करनी है कि भाई सेट थ्योरी का चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 10 आए, जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे मेरे करेक्ट होने चाहिए। मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊंगा। बस अपने को मेन हमारा जो काम है वो ये है कि चैप्टर जो भी हो उसके जितने भी क्वेश्चन आए, बस एग्जाम में वो क्वेश्चन मेरे से होने चाहिए और मेरे को सारे क्वेश्चन आने चाहिए। बस बात ये है ना? सेट थ्योरी के बाद हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन चैप्टर। पहले हमें सेट थ्योरी चैप्टर कंप्लीट करना है। इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स आएगा जी, कितने टाइप्स के सेट होते हैं वो सारी थ्योरी है इसके अंदर। और आगे आगे हम बढ़ेंगे, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो और भी कुछ डाटा है जो मैं आपको साथ एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आते हैं इसमें क्वेश्चन, पैसेज वाले क्वेश्चन, मतलब पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमें जो है दिए रहते हैं कि ए और बी जो है इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उनकी यूनियन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ये सारी चीज़ें। तो कंप्लीट चीज़ें मैं इस चैप्टर में आप लोगों को करवाने वाला हूँ। याद रखना, जितना भी मैं आपको इसमें पढ़ाऊं उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना, एक एक क्वेश्चन PYQ का इसका करना है आपने। ठीक है? क्लियर है ना? धन्यवाद।
चलो बहुत बढ़िया जी, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। उससे पहले मैंने सोचा आज की क्लास में सेट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले, सेट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा नंबर्स का ज्ञान दूं। बहुत सारे बच्चों को नंबर्स के बारे में नहीं पता होता। इन नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ सेट थ्योरी चैप्टर की बात नहीं कर रहा, पूरे 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 सिलेबस में नंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। तो पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में, मतलब नंबर्स के बारे में सारी चीजें बताऊंगा, उसके बाद हम सेट थ्योरी पे चलेंगे। ठीक है जी, लोगरिथमिक चैप्टर भी करवा देंगे, टेंशन मत लो। तो पहले हम नंबर्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, एक एक करके सारे तरीके से। जो जो पॉइंट्स इसमें मैं आपको लिखवाऊंगा वो पॉइंट्स भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, सबसे पहले अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, जिसको हम शॉर्ट में आर से डिनोट करते हैं जी, सेट की फॉर्म में आर से डिनोट किया जाता है रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर जो है वो आपसे कौन कौन से नंबर होते हैं, कोई भी नंबर, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के अगर कोई भी नंबर जो आपके दिमाग में आए वो सारे के सारे रियल नंबर है। चाहे वो पॉइंट के अंदर है, चाहे वो फ्रैक्शन में है, मतलब पॉइंट्स में है, चाहे वो स्क्वायर रूट में है, कैसा भी नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, कैसा मर्जी नंबर है, वो सारे के सारे आपके क्या है, रियल नंबर। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं -1 तो ये भी रियल है, 1/2 लिखेंगे ये भी रियल है, √2 लिखेंगे ये भी रियल है, -√3 लिखेंगे ये भी रियल है, 1/√3 लिख दिया ये भी रियल है, -4 लिख दिया ये भी रियल है, -4/5 लिख दिया ये भी रियल है, एटसेट्रा। तो जो भी नंबर आपके दिमाग में आए, कहां से कहां, जो भी नंबर -∞ से +∞, ये इंटरवल की फॉर्म हो गई, और ये आर अगर मैं लिख दूंगा ये सेट की फॉर्म हो गई। तो जो भी नंबर जो आपको -∞ से +∞, इस नंबर पे जो भी नंबर आपके पास आता है वो सारे नंबर जो है वो आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है जी, इमेजिनरी नंबर इसमें कंसिडर नहीं होते। इमेजिनरी नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं, मतलब वो सारे नंबर जिनके इमेजिनरी पार्ट्स 0 हो, वो सारे आपके रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर जो है वो 2 टाइप के नंबर्स को अपने आप में कंटेन करके रखता है। रियल नंबर 2 हिस्सों से बना है। कौन कौन से 2 हिस्सों से, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। रियल नंबर आपके 2 हिस्सों से बने हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से बने हैं रियल नंबर्स। ठीक है जी, रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वो सारे आपके, फ्रैक्शन वाले नंबर्स जो होते हैं वो सारे आपके जो है वो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 1/3, 3/4, -1/2, 0.6 लिख दिया, 0.5 लिख दिया, ये सारे के सारे नंबर आपके रैशनल नंबर हैं। 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, -1 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ये भी रैशनल नंबर है। जैसे 1 के डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1, 2 के डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1, 0 के डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1, इनके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1। तो इनको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रैशनल नंबर वो नंबर जो आपके p/q की फॉर्म में बन सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो रैशनल नंबर हो गए। अब अगर मैं रैशनल नंबर को बात करूं तो रैशनल नंबर को जनरली इसका जो सेट है वो q से डिनोट किया जाता है, कैपिटल। रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर हो गए जो स्क्वायर रूट में हो, जैसे आपका √2 हो गया जी, √3 हो गया जी, √5 हो गया जी, √7 हो गया जी, या आप कह सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, √8 हो गया जी, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 11 हो गया जी, जैसे √8 हो गया, ये भी आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो स्क्वायर रूट वाले जितने नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर आते हैं। इरेशनल नंबर का जो सेट बनता है उसको हम जनरली p से डिनोट करते हैं।
किससे डिनोट करते हैं बेटे? पी से डिनोट करते हैं। तो रैशनल नंबर हो गए जिनको हम क्यू से डिनोट करेंगे, इर्रेशनल नंबर हो गए जिनको हम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है जी। अब यहां पे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दो नंबर के बीच में, ठीक है, दो नंबर हो चाहे तीन नंबर हो, अगर आपसे पूछे हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, तो दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, तो आपका आंसर रहेगा जी इनफाइनाइट। आपका आंसर रहेगा जी इनफाइनाइट। सर पाई क्या है? पाई भी आपका इरेशनल है बच्चे, एक्सपोनेंशियल भी आपका इरेशनल है। ये आपका ट्रांससेंडेंटल, उसमें एक अजीब सा वर्ड है वो, ट्रांससेंडेंटल ऐसे करके नंबर्स बोला जाता है उनको। जो पाई हो गया, ई हो गया, वो इरेशनल नंबर में ही आता है आपका। ठीक है, जिनका फ्रैक्शन वाला हिस्सा खत्म ही नहीं होता। आप पाई की वैल्यू लिखते जाओ, डॉट के बाद जो पॉइंट्स आते हैं वो इन डॉट 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 चलते जाते हैं, वो खत्म ही नहीं होते। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर्स लाइंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में कितने सारे नंबर होंगे, तो आप कहेंगे जी इनफाइनाइट। अगर मैं आपको बोलूं कि दो रैशनल नंबर हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, आप कहेंगे जी इनफाइनाइट। अगर आपको बोला जाए कि दो इरेशनल नंबर हैं, दो इरेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे, इरेशनल नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो नंबर्स के बीच में कितने सारे नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे जी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। क्या होते हैं जी? इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। रियल नंबर के बारे में पता चल गया सर, रैशनल नंबर के बारे में पता चल गया सर, इरेशनल नंबर के बारे में पता चल गया सर। अगर मैं बोलूं कि दो नंबर है, जैसे मैंने कहा एक नंबर है मेरा √2 और एक नंबर है मेरा √3, इन दोनों के बीच में कितने सारे नंबर आएंगे, तो आप कहोगे जी इनफाइनाइट आएंगे। कितने रैशनल नंबर आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। कितने इरेशनल आ सकते हैं सर, इनफाइनाइट आ सकते हैं। कितने नंबर आ सकते हैं सर, बहुत सारे आ सकते हैं। √4 क्या होगा, 4 का स्क्वायर √2 होता है बेटे, और 2 आपका रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, उसके बाद कुछ डाटा और भी है। उसके बाद हमारे पास आता है जी पॉजिटिव रियल नंबर। ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें हैं। पॉजिटिव रियल नंबर, एक होता है हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है जी, सारी जानकारी दूंगा मैं आपको। एक होता है आपका नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, एक होता है आपका नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है जी, अगर मैं पॉजिटिव रियल नंबर की बात करूं, तो पॉजिटिव रियल नंबर को हम आर पॉजिटिव ऐसे करके लिखते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब क्या हो गया, वो सारे नंबर जो आपके ग्रेटर देन जीरो है। तो जीरो से बड़े जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, जीरो से बड़ा अगर नंबर है तो वो आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। याद रखना, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा जो भी नंबर है वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर रहता है। ठीक है जी, अगर मैं नेगेटिव लिखूं तो लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब आप कह सकते हो ग्रेटर देन जीरो, मैं यहां एक्स से डिनोट कर दे रहा हूं। यहां आया लेस देन जीरो, लेस देन जीरो जितने भी नंबर होते हैं वो सारे आपके नेगेटिव रियल नंबर होते हैं। ठीक है जी, नॉन पॉजिटिव, यहां आ गया नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है वो सारे नंबर जो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब अब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब नॉन नेगेटिव में जीरो इंक्लूड होता है, याद रखना।
तो वो सारे नंबर जो जीरो भी उसमें इंक्लूड है और या जीरो हो या जीरो से बड़े नंबर हो तो उनको नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोलते हैं, है ना। और नॉन पॉजिटिव मतलब क्या होगा, ये उल्टा मैंने लिख दिया। नॉन पॉजिटिव का मतलब है कि वो सारे नंबर जो आपके अब लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब लेस देन इक्वल टू जीरो, इस तरीके से, ठीक है जी। ये लिख लेना, वैसे आपको काम आएगा। डन है। यहां पे मैं ये भी लिख रहा हूं कि कौन किसको किससे डिनोट किया जाता है। धन्यवाद। तो पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में पता चल गया सर, जीरो से बड़े नंबर हो गए। नेगेटिव रियल नंबर मतलब जीरो से छोटे हो गए। नॉन नेगेटिव सर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। नॉन पॉजिटिव सर लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। -4 का स्क्वायर रूट बेटे वो तो इमेजिनरी बन जाएगा ना यार, -4 का स्क्वायर रूट तो इमेजिनरी बन जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हो ना। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो इमेजिनरी आएगा। अच्छा आपसे पूछे कितने होते हैं तो आप कहेंगे जी इनफाइनाइट होते हैं। अगर आपसे पूछे कितने होते हैं आप कहेंगे जी इनफाइनाइट होते हैं। अच्छा जी कितने होते हैं, ये भी सर इनफाइनाइट हो गए। आपसे पूछे जी कितने होते हैं तो आप कहेंगे जी इनफाइनाइट होते हैं, है ना जी। कितने होते हैं जी, इनफाइनाइट होते हैं। डन है जी। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो रियल नंबर हो गया सर, इरेशनल, रैशनल, इरेशनल पता चल गया। कितने नंबर लाई करते हैं दो नंबर के बीच में, इनफाइनाइट। दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल, दो इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल हो गए। ठीक है, ये चीज पॉजिटिव रियल नंबर पता चल गया सर, नेगेटिव रियल नंबर पता चल गया, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव सारा पता चल गया। ये क्लियर है सर, ये क्लियर है सर, ये क्लियर है। अब नेचुरल नंबर की बात करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर कौन से होंगे। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो गए। नेचुरल नंबर को जनरली हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो हमारा n से डिनोट किया जाता है। तो जैसे हमारे पास नंबर होते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 अप टू सोन, जो हमारी काउंटिंग होती है 1 से स्टार्ट करते हैं हम, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन। ठीक है जी, तो ये सारे नंबर क्या हो गए, हमारे नेचुरल नंबर हो गए। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है जी, इनमें से अगर मैं 2,4,6,8,10 अगर ये नंबर्स लेता हूं तो ये नंबर्स हमारे क्या होते हैं जी, इवन नेचुरल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और 1,3,5,7,9,11 ये जो नंबर्स होते हैं अप टू सोन डॉट डॉट डॉट, अप टू सोन डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी, डॉट 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 डॉट, ये जो नंबर्स होते हैं हमारे पास ये हमारे ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये हमारे ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, वीडियो रुक गई है, अरे वीडियो पे फोकस मत किया करो यार, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे जाया करो ना, वीडियो वीडियो चला दिया करूँगा मैं, उस पे मत जाया करो तुम। डन है, ये हो गई। अगर आपसे पूछे कि जी कितने नेचुरल नंबर होते हैं, सर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है जी, कितने इवन नेचुरल नंबर कितने होते हैं, सर इनफाइनाइट इवन नेचुरल नंबर होते हैं। ओड नेचुरल नंबर कितने होते हैं, सर इनफाइनाइट ओड नेचुरल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट ओड नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है सर, ये हमारे पास नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है जी होल नंबर।
होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं सेट की फॉर्म में। अब नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं, मतलब अब 0,1,2,3,4,5,6,7 अप टू सोन जाऊंगा, तो ये सारे नंबर जो है वो हमारे पास बन गए होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो और ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। अगर हम उसमें जीरो को और इंक्लूड कर लें, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर 1 से जाते हैं और होल नंबर 0 से जाते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को और इंक्लूड कर लें तो वो होल नंबर में आ जाता है। तो क्या 0 आपका होल नंबर होता है? जी हाँ जी, 0 हमारा एक होल नंबर होता है। सर 0 भी इवन होता है? बेटे इवन और ओड की बात नहीं कर रहा मैंने यहां क्या लिखा है, इवन नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता ना, मैं इवन नंबर ओड नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं। तो नेचुरल नंबर 0 में नहीं आता, 0 में नेचुरल नंबर में नहीं आता ना, ये भी तो ध्यान रखो। मैंने आपको ये थोड़ी ना कहा कि इवन नंबर ओड नंबर, मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं। तो होल नंबर कौन से हो गए जी? 0 को अगर इंक्लूड कर लेते हैं हम नेचुरल नंबर में, जब 0 को और इंक्लूड कर लिया जाए तो वो हमारे पास एक होल नंबर बनकर आ जाता है जी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप ऐसे कह सकते हो कि होल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को अपने आप में कंटेन कर लेता है, लेकिन जो नेचुरल नंबर होता है वो सारे होल नंबर को कंटेन नहीं करता, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आता। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनको हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स को आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, है ना जी। उसके बाद हमारे पास कहानी आती है किसकी? इंटीजर्स की। इंटरेस्टिंग कहानी है इंटीजर्स की। इंटीजर्स सारे होल नंबर लिख दो, सारे होल नंबर लिख दिए सर, 0 से स्टार्ट करके अप टू सोन। और अगर इन्हीं होल नंबर्स का अगर मैं नेगेटिव भी लिख दूं, जैसे -1, -2, -3, -4 अप टू सोन, तो ये सारे हमारे पास इंटीजर्स हो गए। ये सारे क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है। -1 बिल्कुल इंटीजर है, -2 बिल्कुल इंटीजर है, -3 बिल्कुल इंटीजर है, -4 बिल्कुल इंटीजर है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 और -1 -2 -3 -4 अप टू सोन, ये सारे के सारे कैसे नंबर है? हमारे पास इंटीजर्स नंबर है। ये सारे के सारे क्या है? हमारे पास इंटीजर्स नंबर है, याद रखना। ठीक है, अगर कोई आपको ये बोले कि मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ, ध्यान से, अगर कोई आपसे बोले कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से रहेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू सोन। ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर आपको बोले कि नेगेटिव इंटीजर्स बताओ, नेगेटिव इंटीजर्स बताओ, तो नेगेटिव इंटीजर आते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 अप टू सोन। ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अगर कोई आपसे बोले कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बताओ, हाँ जी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बताओ कौन कौन से होंगे, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सोन। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अगर आपसे बोले कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ, तो नॉन पॉजिटिव्स हो गए 0, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सोन। ये आपके नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। सर इंटीजर्स और रियल नंबर तो सेम हुए ना? कहां सेम हुए बच्चे? 1/2 इंटीजर थोड़ी ना होता है, रियल होता है, नॉन इंटीजर होता है। इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता, इंटीजर नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता, पॉइंट्स में नहीं होता।
लिख भी रहा हूं सामने नंबर, ये इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20, ये सारे नंबर लिख दो। फिर यही सारे नंबर नेगेटिव में लिख दो और जीरो भी लिख दो, तो वो इंटीजर बन जाते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर के सेट को हम जो है वो z से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम z प्लस से डिनोट करते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स को हम z माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, नॉन नेगेटिव में z प्लस आ गया जी, नॉन पॉजिटिव में z माइनस आ गया जी, ऐसे ऊपर नीचे ये आ गया। ठीक है जी, फिर इसमें आता है जी इवन इंटीजर्स। हाँ, इवन इंटीजर्स याद रखना, 2 के मल्टीपल वाले, जैसे 2 4 6 8, ध्यान से रखना, 10 12 अप टू सोन, जीरो भी इसमें आएगा, -2 -4 -6 अप टू सोन, ये आपके इवन इंटीजर्स हो गए। या तो z से डिनोट करते हैं या फिर कई जगह इसको i से भी डिनोट किया गया है जी। ओड इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स 1 3 5 7 9 11 अप टू सोन, और इसी में अगर मैं -1 -3 -5 -7 अप टू सोन, ये हमारे ओड इंटीजर्स हो गए। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव तो सेम है ना, कैसे सेम है बेटे, कैसे सेम है? नॉन नेगेटिव नॉन वर्ड यूज होते ही जीरो इंक्लूड हो जाता है, सीधा पॉजिटिव सीधा नेगेटिव में जीरो इंक्लूड नहीं होता, नॉन वर्ड लगाते ही जीरो इंक्लूड हो जाता है। सेम नहीं है ना, डिफरेंट है, तभी तो लिख रहा हूं। सेम कैसे है, ये और ये चीज सेम कैसे है, ऊपर वाले में जीरो नहीं है, दूसरे वाले में जीरो है। ठीक है जी, तो ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो, उनको हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। और इंटीजर्स को छोड़ के जितने भी है वो सारे नॉन इंटीजर है, मतलब वो नंबर जो फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे 0.1 1/2 1/3 0.7 0.8 1.7, तो पॉइंट्स वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे नॉन इंटीजर नंबर होते हैं, वो सारे के सारे नॉन इंटीजर नंबर होते हैं। डन है जी, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको नंबर्स के बारे में पता होनी चाहिए कि रियल नंबर क्या है, वो दूसरे नंबर जो भी हैं, सारे नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है जी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इवन इंटीजर में जीरो भी इंक्लूड होगा, बिल्कुल बेटे। प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो और इसके अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, और ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं और ये ग्रेटर देन 1 होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया। ये सारे प्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, जो खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं और ये हमेशा 2 या 2 से बड़े होते हैं। ठीक है ना, या हमेशा क्या होते हैं, 2 या 2 से बड़े होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपसे पूछे कोई इवन प्राइम नंबर क्या होता है, तो इवन प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही नंबर आता है, वो आता है हमारा 2। मतलब कितने इवन प्राइम नंबर होते हैं, हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर, तो हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर आपका सिर्फ एक होता है, वो होता है बेटे 2, ओनली 1। तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है,
क्लियर है? तो ये सिर्फ हमेशा खुद से ही डिवाइड होते हैं। सर ये 1 से भी तो होते हैं। बेटे 1 से सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं। इतना ज्ञान क्यों, कहाँ से लेकर आए हो आप? बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया ये तो प्रीतम। 1 से क्या बात है, 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर जो जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वो खुद हो, जैसे 2 के अलावा किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। 1 छोड़ दो भाई, 1 को छोड़ दो, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, ओड प्राइम नंबर कितने होते हैं जी? अगर बोलेगा ओड प्राइम नंबर, तो अब ओड प्राइम नंबर बोला है तो अब हमें 3 से स्टार्ट करना है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अप टू सोन। अच्छा कितने होते हैं सर? इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं सर? इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है जी। इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो होता है 2। हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना। उसके बाद आते हैं जी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसे पॉजिटिव नंबर जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो, उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे हमारा 4 जो खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता हो। जैसे 4 हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, वो खुद से भी डिवाइड हो रहा है और किसी दूसरे नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है। जैसे हमारा 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। जैसे हमारा 9 3 से डिवाइड हो रहा है और वो खुद से भी डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो खुद के अलावा भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो, कंपोजिट नंबर भी आपके हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है जी। क्लियर है ना? तो प्राइम नंबर या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, ऐसे बोल सकते हो, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, डिवाइड बाय इटसेल्फ होते हैं या बाय 1 होते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर जो हैं वो आपके खुद से तो डिवाइड होते ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे भी नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है जी। ये हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होते। जैसे हो गया जी 15, जैसे हो गया जी 20, जैसे हो गया 21, 24, 27, 35 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया। ये सारे के सारे आपके जो है वो कंपोजिट नंबर रहेंगे। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड नॉट ए कंपोजिट नंबर। 1 आपका ना तो प्राइम नंबर होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता, याद रखना, ठीक है ना? ना तो प्राइम नंबर होता ना ही कंपोजिट नंबर होता, ये ध्यान रखना। डन है जी। ये नंबर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, आपको मैंने बतानी थी, बता दी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर पे जिसका नाम है सेट थ्योरी, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर पे। अब हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ये है हमारा सेट थ्योरी। तो नाम से पता चल रहा है सारा खेल थ्योरी का है बेटे। 1 ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता, सारा खेल किसका है? सेट थ्योरी में थ्योरी का खेल है। ध्यान से समझना, एक एक लाइन का बड़ा ही मैं कह सकता हूं, एक एक लाइन का यहां पे बहुत बड़ा मतलब निकलता है इस चैप्टर में, इसलिए ध्यान से समझना। ठीक है जी। तो अब हम सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। सेट की डेफिनेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और क्या होता है? इसमें डेसिमल क्यों नहीं इंक्लूड होता? बटू बेटे पूछना पड़ेगा ना, जिन्होंने नंबर्स बनाए हैं उनसे पूछना पड़ेगा, और पूछने के लिए काफ़ी साल पहले जाना पड़ेगा, या फिर कैसे पूछे मुझे समझ नहीं आता। ए भैया तुम्हारा कोई कांटेक्ट नंबर है क्या? जिन्होंने नंबर बनाए हैं पूछना पड़ेगा ना।
कि सर अब आप तो वो कह रहे हो कि सर ए को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, ए को ऐसे ऐसे करके क्यों नहीं लिखते सर, क्योंकि ऐसे लिखना थोड़ा मुश्किल है, ये आसान है। ये वो तो जिसने ए बनाया उससे जाके पूछना पड़ेगा ना, भी ए को ऐसे ही क्यों बनाया, ए को आपने ऐसे ऐसे करके ऐसे क्यों नहीं बनाया। ऊपर जाना पड़ेगा। निहार जादव, मुझे नहीं पता बेटे, बच्चे ही बोलते हैं, मैंने अपने आप तो नाम रखा नहीं है कैलकुलस किंग, आप बच्चों ने ही रखा हुआ है नाम। ठीक है, अब इधर फोकस करो, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। डेफिनेशन, नंबर के बारे में तो भाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल, रैशनल, यहाँ पे तो मैंने फिर भी बता दिया आपको, बेसिक चीज़ें ही हैं, ये स्कूल में सिखाई जाती हैं। अब 12th पास आउट और अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर हम सेट की बात करें तो सेट हमारे पास क्या होता है, सेट द कलेक्शन ऑफ, याद रखना, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, याद रखना, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट बोल दो, एलिमेंट्स बोल दो, डाटा बोल दो, जो भी बोलना चाहे। ठीक है जी। सेट हमारे पास क्या होता है, सेट हमारे पास होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन है जो आपकी वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब उस कलेक्शन को आप सेट बोल सकते हो, उस कलेक्शन को आप क्या बोल सकते हो, सेट बोल सकते हो। याद रखना, अगर ये वर्ड लिखा हुआ नहीं है डेफिनेशन में, अगर आपने ये वेल डिफाइंड नहीं लिखा तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। क्लियर है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि सेट क्या होता है, तो अगर आपने सीधा बोल दिया कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा की कलेक्शन को ही सेट बोलते हैं सर, नहीं नहीं नहीं, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड होनी चाहिए आपकी कलेक्शन, मतलब जो भी डाटा आप इकट्ठा कर रहे हो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी आप उसको सेट बोल सकते हो। अब सर यहाँ पे ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कौन सा डाटा ऐसा होता है जो आपका वेल डिफाइंड डाटा होता है। ठीक है जी, कौन सा डाटा ऐसा होता है जो आपका वेल डिफाइंड डाटा होता है। हमें कैसे पता चलेगा जी डाटा वेल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसी के बाद वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा डाटा जिसको लेकर हर पर्सन का ओपिनियन सेम हो, जिसको लेकर हर पर्सन का ओपिनियन सेम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे पहले 5 नेचुरल नंबर बताओ, अगर मैंने आपको कहा द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन बताओ, तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यही लिखोगे ना। इसके अलावा ऐसे तो है नहीं कि जी मेरे लिए तो 1, 2, 3, 4, 5 है, मेरा जो भाई है उसके लिए नेचुरल नंबर पहले 5 नेचुरल नंबर 4, 5, 6, 7, 8 है। नहीं जी, मेरे जो दोस्त था उसके तो पहले 5 नेचुरल नंबर कुछ और होते थे। नहीं जी, मेरे घर वाले जब पढ़ते थे तब 5 नेचुरल नंबर कुछ और होते थे, जब आगे मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो 5 नेचुरल नंबर और बदल जाएंगे सर। तो अगर मैं आप में से किसी से भी या आप किसी मर्जी से भी पूछ लो, किसी भी मर्जी पर्सन से पूछ लो, अगर आपने कहा कि मुझे पहले 5 नेचुरल नंबर बताओ, तो आप यही कहेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, यही कहेंगे। तो ये जो कलेक्शन बन के आई, इसको अगर मैं करली ब्रैकेट में बंद कर दूंगा तो ये कलेक्शन सेट बन जाती है। तो ये जो कलेक्शन बनकर आई ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही, ये हर पर्सन के लिए क्या रहेगा, डाटा सेम रहेगा।
डन है। तो इसलिए इसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 मूवीज, बेस्ट 5 मूवीज की कलेक्शन बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है जो आपकी लिए जो बेस्ट 5 मूवीज है वो दूसरे पर्सन की भी सेम हो, तीसरे की भी सेम हो, नेक्स्ट वाले की भी सेम हो? क्या हर पर्सन की बेस्ट 5 मूवीज सेम रहेगी? नहीं सर, ये वाली कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। ये वाली कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। ये कलेक्शन हो सकता है किसी की मुन्ना भैया एमबीबीएस वाली फेवरेट हो, हैं जी, किसी के लिए जैसे ये प्रीतम प्यारे थे हमारे 3 इडियट्स इनकी फेवरेट मूवी है ना जी, क्लियर है। जैसे हमारे ओशन भाई हैं, ओम शांति ओम, इनकी फेवरेट मूवी है, ठीक है जी। और ये हमारे निहार जादव, इनकी फेवरेट मूवी का नाम है झींगा लाला हु हु। तो ये जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली चीज है। हर पर्सन के लिए इसका जो ओपिनियन है वो सेम नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है वो नॉट वेल डिफाइंड है। अब ये वेल डिफाइंड ही नहीं है तो इसका मतलब आप इसका सेट भी नहीं बना सकते। ये नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ, या मैंने कहा कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, है ना। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के एक क्लासरूम में इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट बनाओ, तो भाई पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हो सकता है इंग्लिश वाले टीचर के लिए कोई दूसरा बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है मैथ वाले के लिए कोई और बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है हिंदी वाली मैडम के लिए कोई और बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है इंग्लिश वाले मैडम के लिए कोई और बच्चा इंटेलिजेंट हो। तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड में आती हो उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो आपकी सेट नहीं बनेगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब मुझे बताना द कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? शाबाश। बताओ मुझे, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? सर ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस्ट बुक्स जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी को कोई बुक अच्छी लगती है, किसी को कोई बुक अच्छी लगती है। तो ये आपकी नोट वेल डिफाइंड है। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब सर हम इसका सेट नहीं बना सकते। सेट हम बना सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का ही बना सकते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये तो सर डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम सेट की बात करें तो सेट को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। सेट को अगर हम किसी भी सेट को अगर हम डिनोट करते हैं तो जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे हम डिनोट कर देते हैं ए से, कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से, कैपिटल डी से, कैपिटल ई से, एक्स से, वाई से, जेड से। तो जनरली सेट को जो है हम कैपिटल जो है किससे डिनोट करते हैं जी? सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं इसके, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं।
स्मॉल लेटर ए बी सी डी ई जो भी है आपका एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो सेट को हम किससे डिनोट करते हैं जी? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। अब हमें ये तो पता चल गया कि वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होगी वही सेट बनेगी। अब सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो मेरे दोस्त सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है सर। उसके बाद हम बात करते हैं जी सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है जी। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैंने कहा द सेट ऑफ फर्स्ट 5 the set of first 5 नेचुरल नंबर, मैंने कहा सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो पहले 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? पहले 5 नेचुरल नंबर हो गए सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो जो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जो जो एलिमेंट हमारे पास है वो सारे लिख लो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो पहले 5 नेचुरल नंबर लिख लिए, कोमा लगा के सबको क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। और अगर मैं इनको एक करली ब्रैकेट में बंद कर दूं, अब ये जो फॉर्म बनकर आई इसको हम बोलते हैं, इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। मतलब कि जो जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, जो जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, अगर उन सभी ऑब्जेक्ट्स को आप कोमा लगा के सेपरेट कर दो और एक करली ब्रैकेट में जब बंद कर दो, ऐसा करने के बाद जो फॉर्म बनकर आती है, ये जो फॉर्म बनकर आई इसी को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। इसी को हम बोलते हैं कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। सेट को दो तरीके से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। अब जैसे अगर मैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, तो इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? आप क्या लिख रहे हो? नेचुरल नंबर लिख रहे हो। मैं कह देता हूं इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है, और एक्स जो है वो आपका एक नेचुरल नंबर है, और एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। अब देखो मैंने कहा x आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है जी, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। तो आप क्या कहेंगे कि सर x की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 5 है और साथ में वो अगर नेचुरल नंबर है तो उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 ये होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो फॉर्म मैंने लिखी है, ये वाली फॉर्म, ये जो फॉर्म मैंने लिखी है, इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं बेटे सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें वो x की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। ये क्या बन गई? हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। इसमें हम क्या करते हैं कि जो जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम एक कैरेक्टर से, मतलब एक नंबर से डिनोट करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर है। कौन से? पहले 5 नेचुरल नंबर, तो उनको मैंने x से डिनोट कर दिया, और यहां में लिख भी दिया कि x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। तो ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है वो रोस्टर फॉर्म है। लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, अलग अलग है। लेकिन मैंने आपको सिंपल बेसिक चीज़ बतानी है कि हमें जो सेट गिवन होगा वो ऐसी फॉर्म में भी हो सकता है और ऐसी फॉर्म में भी हो सकता है। बस इतनी मेन बात ये है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि a इज इक्वल टू में है आपके पास 2,4,6,8,10,12,14, तो आप मुझे बताओ ये आपको क्या नजर आ रहे हैं? ए में आपको कैसे एलिमेंट नजर आ रहे हैं? सर ए में मुझे इवन नंबर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सर ए में मुझे पहले 7 इवन नेचुरल नंबर नजर आ रहे हैं, कह सकते हैं ना। अच्छा, कोमा लगा के सेपरेट किया है सर, करली ब्रैकेट में बंद किया है, मतलब ये रोस्टर फॉर्म है सर। ये कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है सर। और अगर मैं इसी को लिखा चाहूंगा तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x सबका करेक्टर क्या मान लिया? x मान लिया, और मैंने यहां लिख दिया x
x हमारा जो है वो नेचुरल नंबर है, और यहां मैं लिख दूं x इज इक्वल टू में 2n है, 2 का मल्टीपल है, और n की वैल्यू जैसे लेस देन इक्वल टू 7, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x हमारा क्या है, x इज फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर, पहले 7 नेचुरल नंबर रहेंगे। तो x पहले 7 नेचुरल नंबर रहेंगे, मतलब x की वैल्यू या तो 2 रहेगी, या 4 या 6 या 8 या 10 या 12 या 14, इस तरीके से। आई बात समझ में? तो पहले आपके इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या आएंगे, हमारे पास x एलिमेंट आएंगे, और x किसके बराबर है, 2n के बराबर है, और n जो है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है, ऐसे भी लिख सकते हो ना। n नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 होगी, तो 1 पुट करोगे तो x 2 आ जाएगा, और n को 2 पुट करोगे तो x 4 आ जाएगा, n को 3 पुट करोगे तो x 6 आ जाएगा, n को 4 पुट करोगे तो x 8 आ जाएगा, n को 7 पुट करोगे तो x 14 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म मैंने लिखी है ये बन गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ये फॉर्म हमारी बन गई सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्लियर हुआ? तो अगर हम सारे एलिमेंट लिख दें और कोमा लगा के उनको सेपरेट करके करली ब्रैकेट में लिख दें तो रोस्टर फॉर्म बन गई, या उन सभी एलिमेंट को एक नाम दे दें, जैसे x नाम दे दिया और फिर हमने बता दिया कि वो x है क्या, तो वो फिर वो जो फॉर्म बन जाती है वो हमारे पास क्या बन जाती है, सेट बिल्डर फॉर्म बन जाती है जी। ओके सर, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है जी ऑर्डर ऑफ ए सेट। एक सेट का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, या आप ये कह सकते हो कि उस सेट का कार्डिनल नंबर कैसे निकाला जा सकता है, या आप ये भी बोल सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ ए सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, या कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, तीनों का मतलब एक ही है। जैसे अगर मैंने लिखा एक सेट है, जैसे मैंने कहा एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट है। आप मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट है जी, इसमें काउंट करके बताओ कितने एलिमेंट है। तो आपने देखा सर 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सर, इसमें 5 एलिमेंट है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट है सर, 5 एलिमेंट है टोटल। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है, जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा एन ऑफ ए। एन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, ए के अंदर, कितने हैं, 5। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उतने ही उसका ऑर्डर होता है। तो अगर आपको किसी भी सेट का ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर ऑफ सेट बताना है, तो इसका मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आपसे ये पूछ रहा है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर आपसे पूछे कि मुझे एक सेट है उसका कार्डिनल नंबर बताओ, ठीक है जी, तो कार्डिनल नंबर का मतलब है कि अब भी आपसे ये पूछ रहा है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तब भी आपको ये बताना है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेट है उसकी मुझे आप कार्डिनलिटी बताओ, तो कार्डिनलिटी का मतलब है कि कार्डिनलिटी पूछ रहा है अगर एक सेट की, तो इसका मतलब अब भी वो आपसे ये पूछ रहा है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर कोई ऐसा सेट, जो भी सेट आपको दिया हुआ है आप उसमें काउंट कर लो कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो उतना ही वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है x जिसके अंदर है जी हमारे पास a b c, ये हमारे पास सेट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जी इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि आपसे वो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका कार्डिनल नंबर बताओ, इस सेट x का कार्डिनल नंबर बताओ, मतलब आपको ये बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं।
अगर मैं आपको बोलूं इस सेट एक्स की मुझे कार्डिनलिटी बताओ, तो इसका मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो 1 2 3, सर इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सर 3, तो इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर भी 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 है और इसकी कार्डिनलिटी भी 3 है सर। आई बात समझ में? हाँ जी, क्लियर है बात? इसमें किसी को बच्चे को कोई डाउट? सर अगर इनफाइनाइट एलिमेंट हो तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसका मतलब उसके अंदर उसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाएगा, उसके कार्डिनल नंबर उसमें इनफाइनाइट नंबर है, कार्डिनल नंबर हो जाएगा, उसकी कार्डिनलिटी भी इनफाइनाइट हो जाएगी। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने उसका ऑर्डर होगा। अगर फाइनाइट है मतलब 5 है तो 5, 4 है तो 4, इनफाइनाइट है तो भाई इनफाइनाइट, सिंपल बात है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें इनफाइनाइट है, जैसे अगर सेट ऑफ रियल नंबर, अब रियल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, तो उसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट हो गया, सिंपल बात, एकदम क्लियर हो गया। तो अगर एक सेट दे दिया जाए और अगर आपसे ये पूछे कि मुझे बताइए इस सेट के अंदर उसका ऑर्डर क्या रहेगा या उसका कार्डिनल नंबर क्या रहेगा या उसकी कार्डिनलिटी क्या रहेगी, तो आपको यह देख लेना है कि जो सेट आपको दिया हुआ है उस सेट में कितने एलिमेंट है। जितने उसमें एलिमेंट होंगे उतना ही उसका ऑर्डर होगा, उतना ही उसका कार्डिनल नंबर होगा, उतनी ही उसकी कार्डिनलिटी होगी। आई बात समझ में मेरे दोस्त? ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई सर, एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, मैंने कहा ना इसमें थ्योरी है, बहुत बड़ा रोल है। आगे आगे मैं बढ़ता जाऊंगा, आगे आगे चीजें बहुत सारी बताता हुआ चला जाऊंगा, ये ध्यान रखना। मैं पहले ही बता रहा हूं थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम ही सेट थ्योरी है, तो थ्योरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेगा। थ्योरी को अच्छे से क्लियर करते हुए चलना। अरे यार कैसी बात कर रहा है यार, ये कोई क्वेश्चन है? सर कार्डिनलिटी डेसिमल में हो सकती है क्या? 2.5 एलिमेंट लिख के बताता हूं। ओशन, ये ले, तू एक 2.5 नंबर का सेट बना दे मुझे, बता। 2 एलिमेंट नहीं लिखने, 2.5 एलिमेंट लिखने हैं। सर एक एलिमेंट 2 लिख देता हूं, एक एलिमेंट 3 लिख देता हूं, एक सर 4 नहीं लिखता हूं, सिर्फ 4 का ऊपर वाला ये हिस्सा लिख देता हूं। ये 2.5 नंबर एलिमेंट आएंगे क्या किसी सेट में? डेसिमल में हो सकते हैं क्या? कमाल करता है यार। 5.5 नेचुरल नंबर बताओ ओशियन। 5 नेचुरल नंबर नहीं पूछ रहा मैं तेरे से पूछ रहा हूं पहले 5.5 नेचुरल नंबर। क्या बात कर रहा है यार, थोड़ा सोच समझ के आंसर। थोड़ा सर क्या नॉन इंटीजर और रैशनल नंबर एक ही चीज है? नहीं बेटे, थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन पूछो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि क्या पूछ रहा हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं भाई, तो या तो 2 एलिमेंट होंगे या 3 होंगे या एक भी नहीं होगा, या 5 होंगे या 10 होंगे या 15 होंगे या 20 होंगे। 2.5 एलिमेंट कैसे हो सकते हैं किसी भी सेट में? चलो जी, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम पढ़ने वाले हैं एक एक चीज, ध्यान से समझना जी। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास ये 5 आते हैं जी। ठीक है, एक मिनट, यहां से मैं इसको गायब करता हूं। ये टाइप्स में नहीं आता। टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास ये 4 चीज आती है, उसके बाद ये 2 चीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एम्प्टी सेट क्या होता है, किससे डिनोट किया जाता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होगा? एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब एक ऐसा सेट बने जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? 0 हो।
एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट को कंटेन ना करे, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। जैसे जैसे मैंने कहा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। मुझे बताओ 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर क्या कोई बनेगा? क्या 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होता है? सर 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब सर ये तो हमारा इसमें तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं। 2 ही अकेला इवन प्राइम नंबर होता है, 2 से बड़ा तो कोई होता ही नहीं है। इसका मतलब सर कोई भी आउटपुट नहीं आई, कोई भी आउटपुट नहीं आई, कोई भी एलिमेंट सर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो सेट बनेगा वो हमारा नल सेट बनेगा। याद रखना, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, इसको हम नल सेट भी बोल सकते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। और एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं बच्चे फाई से। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ फाई, खाली फाई से डिनोट करेंगे या फिर हम खाली करली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। इन दो के अलावा कोई और तरीका एम्प्टी सेट को डिनोट करने का नहीं है। याद रखना, ठीक है जी। अगर आपसे पूछे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं एम्प्टी सेट में, तो एम्प्टी सेट में, एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो एम्प्टी सेट में कितने होते हैं? 0। एक भी एलिमेंट नहीं होता। अगर एक भी एलिमेंट हो जाता तो फिर एम्प्टी कैसे बोलते? जो चीज खाली है उसमें कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब एम्प्टी है वो। एम्प्टी सेट को सिर्फ और सिर्फ खाली करली ब्रैकेट मतलब या तो फाई लिखा जाएगा या खाली करली ब्रैकेट लिखा जाएगा। ये दो के अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं होता एक एम्प्टी सेट को लिखने का। याद रखना, ये दो ही तरीके हैं एम्प्टी सेट को लिखने के, या तो खाली फाई लिखे जाएगी या फिर करली ब्रैकेट लिखी जाएगी। सिंगल करली ब्रैकेट, वो भी सीधा, इसमें कुछ भी नहीं हो, खाली है एकदम करली ब्रैकेट। तो या तो खाली करली ब्रैकेट हो या फिर फाई हो। यही एम्प्टी सेट को इसी तरीके से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा किसी और तरीके से एम्प्टी सेट को डिनोट नहीं किया जा सकता। अगर आपसे पूछे कि एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, तो आप कहेंगे जी 0। अब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 0। इसके अंदर कार्डिनल नंबर भी क्या हो जाएगा? इसका 0। इसकी कार्डिनलिटी भी क्या हो जाएगी सर? 0। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। आप एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो, इसको आप नल सेट भी बोल सकते हो, इसको आप वॉइड सेट भी बोल सकते हो। ये सिर्फ फाई या खाली करली ब्रैकेट से ही डिनोट किया जाता है। डन है। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये भी ध्यान रखना। करली ब्रैकेट में 0 आ गया। अब करली ब्रैकेट में मैंने बोला खाली नहीं होनी चाहिए करली ब्रैकेट। अब ये खाली कहां है? इसमें तो 0 है। 0 एक एलिमेंट है, 0 एक नंबर होता है। तो ये करली ब्रैकेट खाली नहीं है, ये खाली नहीं है, इसका मतलब इज नॉट ए एम्प्टी सेट। इसको आप एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। तो करली ब्रैकेट के अंदर कुछ आ गया तो वो एम्प्टी नहीं है। याद रखना, खाली होनी चाहिए करली ब्रैकेट, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो करली ब्रैकेट में 0 आ गया तो वो आपका एम्प्टी सेट नहीं है। इस ये एलिमेंट कंटेन कर रहा है, किसको कंटेन कर रहा है? 0 को। करली ब्रैकेट में फाई आ गया तो अब देखो करली ब्रैकेट खाली तो नहीं है ना, उसके अंदर फाई बैठा है, तो इसका मतलब ये भी आपका नल सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। ये आपका एक एलिमेंट फाई को कंटेन कर रहा है। एम्प्टी सेट या तो सीधा ही फाई होगा या खाली करली ब्रैकेट होगा। कुछ नहीं लगाओ, फाई के भी कुछ ना लगाओ या फिर करली ब्रैकेट के अंदर कुछ ना हो। ए सेट विच हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो या एक से ज्यादा एलिमेंट हो, तो उसको हम नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा वो एक एम्प्टी सेट है, अगर मैंने बोला ए जो है वो एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब उसको मैं या तो फाई लिखूंगा या करली ब्रैकेट लिखूंगा। याद रखना, फाई के करली ब्रैकेट लगा दिया ये नहीं,
दो बार करली ब्रैकेट लगा दी, ये भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ या तो फाई या फिर खाली करली ब्रैकेट, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता एम्प्टी सेट को लिखने का। याद रखना दो ही सिंबल है ये, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? जीरो। ऑर्डर कितना हो गया? जीरो। कार्डिनलिटी कितनी हो गई? जीरो। कार्डिनल नंबर कितना हो गया? जीरो सर। जैसे पहला एग्जांपल देखो, इसने, ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है ना। इसने कहा x जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करता है। x जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करता है। अच्छा जी, और x है नेचुरल नंबर। मुझे बताओ 3 और 4 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर होगा? 3 और 4 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर होगा? 3 और 4 इंक्लूड नहीं है, याद रखना। 3 और 4 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर होगा? सर 3 के बाद सीधा 4 आता है, बीच में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। इसका मतलब x की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। x की कोई वैल्यू ही नहीं आई मतलब सर सेट खाली रहेगा। खाली रहेगा मतलब या तो फाई लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में या खाली करली ब्रैकेट। तो मैंने देखा मुझे ऑप्शन में फाई है सर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चे। डन है जी। नेक्स्ट एग्जांपल का आंसर बताओ। इसने कहा x रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में -1 आएगा। तो x इज इक्वल टू में -1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। -1 का स्क्वायर रूट तो इमेजिनरी बनेगा, लेकिन इसने तो कहा रियल है x, लेकिन हमारा x तो सर इमेजिनरी आ रहा है, कोई रियल वैल्यू आ ही नहीं रही है। मतलब सर यहां तो कोई x की वैल्यू आएगी नहीं। अगर कोई x की वैल्यू नहीं आई तो मतलब सर सेट तो खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो इसका मतलब डी आंसर, फाई सर। डन है, क्लियर है ना। दो बार करली ब्रैकेट है, नल सेट नहीं होगा। एक मिनट रुकना। सर ऐप गायब है प्ले स्टोर से। बेटे वो कुछ अपडेट हो रहा है, वो हो जाएगा, कल तक वापस से हो जाएगा। ठीक है जी, डन है बेटे एम्प्टी सेट। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आता है जी सिंगलटन सेट। ओहो हो, इसके नाम में ही इसका राज है बेटा। सिंगल, सिंगल मतलब अकेला। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आए। सर दो बार करली ब्रैकेट आ गई तो क्या वो नल सेट होगा? अरे भाई मेरे प्रभु, मैंने बोला ना नल सेट को या तो अकेली करली ब्रैकेट या फिर फाई, ये दो ही सिंबल है। इस दो के अलावा कोई भी और सिंबल दिखे तो वो नल सेट का सिंबल नहीं है। ये क्यों नहीं मान लेते तुम क्यों बार बार कमेंट कर रहे हो कि सर ये नल सेट होगा? क्या क्या आपको ये जो चीज तूने लिखी है, ये चीज क्या तेरे को ऐसी नजर आ रही है? नहीं सर। क्या ऐसी नजर आ रही है? नहीं सर। तो फिर नहीं है ना ये। मैंने बोला तो है कि भाई या तो फाई लिखा मिलेगा या अकेली करली ब्रैकेट मिलेगी, इसके अलावा कोई और तीसरा नहीं है। ये दो ही चीज है नल सेट के लिए, तो फिर दूसरी क्यों, तीसरी क्यों पैदा कर रहे हो भाई?
मैं आपको बोलूं कि 2 को ऐसे लिखे थे कि सर 2 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, और तो जब बोल दिया 2 ऐसे ही लिखा जाएगा, इसके अलावा कोई और तरीके से नहीं, तो क्यों इसके साथ पंगे ले रहे हैं। जब बोल रहा हूं कि 2 के अलावा कोई तीसरा है ही नहीं तरीका। क्या यार, सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट हो। एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो बच्चे, एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि a इज इक्वल टू में मैंने लिखा करली ब्रैकेट 3, तो अब करली ब्रैकेट में कितने नंबर एलिमेंट नजर आ रहे हैं, सर एक एलिमेंट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिंगलटन सेट है। जैसे मैंने लिखा करली ब्रैकेट में a इज इक्वल टू लिख दिया, करली ब्रैकेट में 0 लिख दिया, तो अब कितने नंबर एलिमेंट नजर आ रहे हैं, सर एक एलिमेंट नजर आ रहा है। अगर मैंने लिख दिया करली ब्रैकेट में मैंने 5 लिख दिया, तो कितनी चीज नजर आ रही है, सर एक चीज नजर आ रही है। मैंने लिख दिया करली ब्रैकेट में यहाँ x लिख दिया, कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं, सर एक एलिमेंट नजर आ रहा है। यहाँ मैंने लिख दिया करली ब्रैकेट में 1/2, कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं, सर एक एलिमेंट नजर आ रहा है। तो ये सारे कैसे सेट है, ये सारे सिंगलटन सेट है, ये सारे सिंगलटन सेट है। या मैं देखो अगर मैं बोलूं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अगर आपको बोलूं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो क्या ये सिंगलटन सेट रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे बताओ कितने होते हैं इवन प्राइम नंबर, सर एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, कौन सा 2, और इसका सेट बनाएंगे तो करली ब्रैकेट में बंद करेंगे तो एक ही एलिमेंट आया है, तो इसका मतलब ये एक सिंगलटन सेट बनेगा। सर क्या बनेगा, एक सिंगलटन सेट बनेगा। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 1 हो, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। अगर कोई आपसे पूछे सिंगलटन सेट का ऑर्डर क्या होता है, तो इसमें एक ही एलिमेंट होता है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। डन है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो सिंगलटन सेट, हाँ 2 बार करली ब्रैकेट आ गई तो ये भी सिंगलटन सेट है, क्योंकि पहली करली ब्रैकेट एम्प्टी सेट मतलब 5 बनेगी और दूसरी करली ब्रैकेट सेट बनेगी, तो ये भी आपका एक सिंगलटन सेट बनेगा। तो ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो ये सारे आपके सिंगलटन सेट है, ये ध्यान रखना। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। पहली ब्रैकेट सेट के लिए लगती है, इसके अंदर जो दूसरी चीज लिखी जाती है वो एक एलिमेंट मानी जाती है, वो एक एलिमेंट मानी जाती है, याद रखना। पहली ब्रैकेट सेट के लिए होती है, दूसरी ब्रैकेट जो है वो एक एलिमेंट का काम करती है, तो ये भी आपका एक सिंगलटन सेट हो गया जी, मैं आपके सामने लिख दिया। डन है। तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे जी, 1 होगा, एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, सर 1 होगा, इसलिए इसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो, इसने कहा x जो है वो 2 और 3 के बीच में आएगा जी, और x नेचुरल नंबर है। आपको पता है 2 और 3 के बीच में एक ही एलिमेंट आएगा, एक ही नेचुरल नंबर आएगा 3, तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, इसका मतलब ये एक सिंगलटन सेट है, ये एक सिंगलटन सेट हो गया जी। डन है। उसके बाद आता है जी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कैसे जी, एक ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब जैसे बता सको आप कि इसमें सर 5 एलिमेंट है, इसमें सर 6 एलिमेंट हैं, इसमें सर 10 एलिमेंट हैं, इसमें सर एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, इसमें सर 2 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर जिसका कार्डिनल नंबर फाइनाइट आए, जिसके अंदर उसकी कार्डिनलिटी क्या है, फाइनाइट आए, जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट आए, तो उसको बोलते हैं हम फाइनाइट सेट। जैसे अगर मैंने बोला a इज इक्वल टू में 5 कौन सा सेट हुआ बच्चे, एम्प्टी सेट हुआ। अच्छा, एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, सर 0। तो आप बता सकते हो ना कि इसमें कितने एलिमेंट है, आप कहोगे सर 0, तो 0 भी एक फाइनाइट नंबर होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, वो
ठीक है, सिंगलटन सेट ही लिखा जाता है। अगर मैंने कहा a इज इक्वल टू में है आपके पास करली ब्रैकेट 1/2, तो अब करली ब्रैकेट में कितने एलिमेंट है सर, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए सर, एक हो गया। तो इसका मतलब ये भी एक फाइनाइट सेट है जो काउंटेबल हो बिल्कुल। अगर मैंने बोला ए के अंदर जो है वो है 1,2,4 5 6 7 8 9, बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक आपका जो है वो क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो मुझे बताओ क्या ये फाइनाइट रहेगा या नहीं। 100 से कम नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। लेस देन 100 है मतलब सर 99 तक जाएंगे, मतलब 1 से लेकर 99 तक जाएंगे। अब 1 से लेकर 99 तक जा रहे हैं तो मुझे पता है ना कि कहां से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां हो रहा है, जिसका एंडिंग आपको पता हो कि खत्म कहां करना है। तो खत्म कहां हो रहा है, एंडिंग मुझे पता है कि 99 पे खत्म हो जाएगा सर, मतलब ये एक फाइनाइट सेट रहेगा, ये एक फाइनाइट सेट रहेगा जी, फाइनाइट सेट रहेगा, है ना। एक ऐसा सेट याद रखना, एम्प्टी सेट भी आपका फाइनाइट सेट होता है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ना हो, मतलब वो काउंटेबल ही नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक लाइन है, एक लाइन है, मुझे बताओ इस लाइन पे सेट ऑफ पॉइंट्स बोलो। अगर मैं बोलूं कि एक सेट ऑफ पॉइंट्स है लाइज ऑन ए लाइन, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, तो एक लाइन पे कितने सारे पॉइंट होते हैं, एक लाइन पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो ये एक इनफाइनाइट बन गया सर, ये क्या बन गया, एक इनफाइनाइट बन गया। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो गए सर, क्योंकि लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 2 and 5, तो दो नंबर है, दो नंबर के बीच में कितने सारे नंबर होते हैं, थोड़ी देर पहले बोला था, दो नंबर के बीच में कितने सारे पॉइंट्स होते हैं सर, दो नंबर्स के बीच में बिटवीन 2 and 5, 2 और 5 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो क्या हो गया जी, इनफाइनाइट सेट हो गया सर, इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कितने सारे नेचुरल नंबर है, बहुत सारे हैं सर। इवन इंटीजर्स कितने हैं, बहुत सारे हैं सर। ओड इंटीजर्स कितने हैं, बहुत सारे हैं सर। तो इनफाइनाइट है सर। तो एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, काउंटेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, जिसका एंड पता नहीं है कि कहां जाके खत्म होगा, तो इसका मतलब ये होगा सर उन सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। और जिसमें काउंटेबल हो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे इसने कहा कि x नेचुरल नंबर है और 1 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको पता है 1 से लेके 10 के बीच में कितने सारे नेचुरल नंबर आपको पता है, काउंट कर लोगे, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया जी, एक फाइनाइट सेट हो गया। अब मुझे बताओ अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। पूछ लूं, ध्यान से सोच समझ के आंसर देना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मुक्का मारूंगा यहीं से। बताओ,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बतानी है जी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जी। ये कह रहा है जी सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर बिटवीन √12 एंड √15। मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले भी बोला था कि दो नंबर के बीच में, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। बोला था कि नहीं बोला था? दो नंबर्स के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो सर दो नंबर हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। इसने बोला एक इनफाइनाइट सेट बनाएगा। बिल्कुल सर, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट बेटे ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। इसने बोला सेट ऑफ ओड इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है, जरा ध्यान से देखो। मैंने आपको इसलिए तो पहले सेट के बारे में बताया था क्योंकि आप गड़बड़ कर देते हो। हाँ ये देखना, ओड इंटीजर्स में नेगेटिव भी आ जाते हैं सर, पॉजिटिव भी आ जाते हैं। ये देखना -7 -9 ये फलाना दिमकाना चलता रहेगा। अब जरा ध्यान से इधर देखना, जरा दोबारा से काउंट करके देखना क्या बोला है। देखिए सेट ऑफ ओड इंटीजर्स लेस देन 1000। अच्छा 1000 से कम आएगा सर 999, 998 अप टू सोन सर 4 भी आ जाएगा, सॉरी ओड है ना, 98 नहीं 97 आ जाएगा सर, फिर 95 आ जाएगा सर, फिर अप टू सोन फिर जाके कहीं 5 भी आ जाएगा सर, 3 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, -3 भी आएगा, -5 भी आएगा, -7 भी आएगा, अप टू सोन। मुझे बताओ कहाँ पे जाके खत्म होगा? पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी बोला है मेरे दोस्त। पॉजिटिव बोलता तो ये यहां पे रुक जाता, फिर इतना ही लेते। सही है ना? इसने पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी बोला है। ये थोड़ी ना कहा है कि 1 और 1000 के बीच में ओड इंटीजर है ना। इसने बोला लेस देन 1000, 1000 से कम जलते जाओ 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 जाओ, नेगेटिव वाले भी चले गए। तो फिर ये तो सर बहुत सारे, ये भी नहीं बता सकते हम, काउंटेबल ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि फाइनाइट बनेगा, ये गलत हो गया जी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जी। हाँ तो इसलिए नंबर सिस्टम के बारे में बताया था बेटे आपको, ये वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। NDA 22024 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं थी, बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है बेटे। सर जी कैलकुलस खत्म हो गई है क्या? हाँ बेटे अनुराग, कैलकुलस खत्म हो गई है। इसका मतलब आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है, चोरी पकड़ी गई है। डन है जी बात। चलो जी डन है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है जी, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में करेंगे। कल हम करेंगे इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, और फिर कुछ मज़ेदार चीज़ें समझाऊंगा मैं। सबसेट क्या होता है, पावर सेट, प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आएंगे ऑपरेशंस पे, और कुछ आएंगे फिर हम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स पे, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, वो सारी चीज़ें, और आगे फिर कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस वो भी। ठीक है जी, डन है। चलो बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही करते हैं जी। सर कंसेप्ट तो सब हो जाता है, टेंशन मतलब मैं बढ़िया प्रैक्टिस भी करवा के भेजूंगा इसकी। ठीक है, डन है। चलो बाकी का हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, मतलब कल की क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और कल की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डन है। चलो जी, तो मिलते हैं जी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी जोश और जुनून के साथ मेहनत करते रहें जी। ठीक है जी। निहार यादव, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको लंबी सारी उम्र दें, 100 200 300 साल की। और एक चीज़ ज़रूर दें,
इस बार आपका पेपर जरूर क्लियर हो, सबका हो भाई, मेरी यही दुआ है। तो मिलते हैं जी कल, तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय। बाय बाय बाय।